हेलो, आई एम बैक अगेन। सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। एक्चुअली मेरे फ़ोन का अलार्म बज गया था तो ये रिकॉर्डिंग रुक गई थी बीच में। ओके, सो वी कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट पॉइंट। दीज मिनिस्टर देन टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट एरियाज ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग लाइक हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, ईटीसी। तो जैसे मैंने बताया कि हमारे सरकार में बहुत सारे अलग अलग मिनिस्ट्री होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं जो अलग अलग पोर्टफोलियो को हैंडल करते हैं, और होने भी चाहिए क्योंकि एक आदमी के लिए पूरे देश को चला पाना तो संभव होगा नहीं ना। ठीक है। ऑफन टाइम्स इन द रिसेंट पास्ट इट हैज़ बीन डिफिकल्ट फॉर ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी टू गेट द मेजोरिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पर वही बात हो रही है जिसके बारे में मैंने बताया, कोalition के बारे में, अलायंस के बारे में, कि अक्सर ऐसा होता है और कभी कभी होता है, पीछे के सालों में कई बार हुआ है कि एक ही पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं होती, उसके पास जीते हुए सीट्स की संख्या 272 से ज़्यादा नहीं होती। इन दैट केस दे नीड सपोर्ट ऑफ अदर स्मॉल पार्टी। उस केस में उसे दूसरी पार्टीज़ की ज़रूरत होती है, जो किसी के पास में 25 सीटें होंगी, किसी के पास में 50 सीटें होंगी, किसी के पास में 10 सीटें होंगी। देयर आर टाइम्स व्हेन दे आल्सो नीड सपोर्ट ऑफ निर्दलीय। ऐसे लोगों का भी सपोर्ट लेते हैं इस नंबर को, टैली को पूरा करने के लिए, 272 को पूरा करने के लिए, जो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं जिनकी अपनी कोई पार्टी नहीं होती, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी बड़ी होती है, पॉपुलैरिटी इतनी बड़ी होती है कि वो एमपी के चुनाव में जीत जाते हैं लोगों के वोट से। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है। देन दे ज्वाइन टुगेदर विद डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन सिमिलर कंसर्न्स टू फॉर्म व्हाट इज नोन एज कोalition गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम एक नया शब्द देख रहे हैं, कोalition गवर्नमेंट, मिली जुली सरकार, अलायंस की सरकार। तो ऐसा होता है कई बार चुनाव लड़ने से पहले ही पार्टियों का अलायंस तय हो जाता है। एक बड़ी पार्टी होती है और उसकी मदद करने वाली कुछ और पार्टियां होती हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने के प्रोसेस के समय में भी ये पार्टियां एक दूसरे के संपर्क में होती हैं, और कई बार सिमिलर आइडियोलॉजी को लेकर के 2 पार्टी 4 पार्टी मिल करके एक बड़ी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और उसकी सरकार बन जाती है। और इसमें यह भी एक सोचने की बात है कि इसमें एक अंडरग्राउंड बैकग्राउंड डीलिंग भी होती है, कई तरह के समझौते भी होते हैं कि ठीक है, आपकी पार्टी से मुझे अगर इतने सीट्स का समर्थन मिल जाएगा, आपके पार्टी के एमपी मेरी सरकार के साथ में रहेंगे, मुझे सहयोग मिल जाएगा, तो मैं आपकी पार्टी को इतने पोर्टफोलियो शेयर कर दूंगा, ये मंत्रालय इसका जो मिनिस्टर होगा वो आपकी पार्टी का होगा, ऐसा होगा। इसी चीज़ को लेकर के पीछे के समय में हम लोगों ने ये भी देखा है कि देश में एक प्रधानमंत्री, 2 उप प्रधानमंत्री या एक उप प्रधानमंत्री भी होता है। राज्य सरकार के चुनाव में भी ऐसी बातें देखने को मिलती हैं, जहां पर सहयोगी पार्टी को, कोalition पार्टी को कुछ बड़े बड़े मंत्रालय भी देने होते हैं, या उनकी पार्टी के बड़े नेता को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पोस्ट भी देना होता है। ठीक है। अब हम लोग आगे पेज नंबर 37 पर ऊपर में 2 पिक्चर देख पा रहे हैं। सो दीज 2 बिल्डिंग्स ऑफ द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, द साउथ ब्लॉक एंड नॉर्थ ब्लॉक, वेयर बिल्ट ड्यूरिंग 1930s. The photo on the left is the south block, which houses the Prime Minister's PMO office, the Minister of Defense and the Minister of External Affairs. The north block is the photo on the right, and this has the Ministry of Finance and Ministry of Home Affairs. The other ministers of the union government are located in various buildings in New Delhi. तो इसमें नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को दिखाया गया है, जिसमें ये बताया गया कि नॉर्थ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर्स का ऑफिस होता है, और साथ में जो रक्षा मंत्री होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं, उनका ऑफिस होता है। और इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं, नहीं एक्चुअली में ये साउथ ब्लॉक है। साउथ ब्लॉक में प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, डिफेंस मिनिस्टर का ऑफिस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ऑफिस, और नॉर्थ ब्लॉक में ऑफिस होता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और होम अफेयर्स का।
तो इसका मतलब ये है कि दो जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक बने हुए हैं, तो साउथ ब्लॉक अपने देश के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑफिस है, और ये दोनों के दोनों ही बिल्डिंग जो हैं वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के बिल्डिंग है। इसके अलावा बाकी सारे जो पोर्टफोलियो हैं, बाकी सारे मंत्रालय हैं, उनका ऑफिस भी दिल्ली में ही अलग अलग लोकेशंस पर लोकेटेड है। लेकिन उन सभी में साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो बैठने वाले हमारे मिनिस्टर्स हैं वो बहुत ही पावरफुल पोर्टफोलियो को हैंडल कर रहे हैं। The Rajya Sabha functions primarily as the representatives of the states of India in the parliament. The Rajya Sabha can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. राज्य सभा, ये नाम ही सजेस्ट करता है राज्य के बारे में, है ना। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स, तो राज्य सभा में जो लोग चुने जाते हैं वो अक्सर राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए ऐसा कोई चुनाव जनरल इलेक्शंस वोट गिराने वाली बात नहीं होती और इसमें आम जनता का पार्टिसिपेशन नहीं होता, ये लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है। लेकिन हमारे देश में ये व्यवस्था है कि जब भी पार्लियामेंट में, संसद में कोई नया नियम, नई पॉलिसी बनाई जाएगी तो उसे लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों जगह ही पास कराना जरूरी होता है, और उसके बाद ही उस पॉलिसी पर प्रेसिडेंट का अप्रूवल होगा और फिर उसे सरकार में लागू किया जा सकता है। सो द राज्यसभा कैन ऑल्सो initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. It therefore has an important role of reviewing and altering, if alterations are needed, the laws initiated by the Lok Sabha. The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states. So there are 233 elected members plus 12 members nominated by the president. तो हम लोग ये जान पा रहे हैं कि 245 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, जिसमें से 233 सदस्य जो होते हैं वो अलग अलग राज्य सरकार के जो एमएलए होते हैं उनकी वोटिंग के प्रोसेस से चुने जाते हैं, और 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिसको डायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट के पास में सजेशन प्राइम मिनिस्टर और उनकी टीम के द्वारा ही दिया जाता होगा। It would be very interesting for you to know that once Sachin Tendulkar, लता मंगेशकर, जया बच्चन, ये सब के सब लोग भी जो हैं वो हमारे राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। तो अक्सर ये जो 12 पोस्ट होते हैं ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोग नहीं होते, लेकिन इनका समाज में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, बहुत ही रिनाउंड पीपल होते हैं। इसमें सरकार किसी वैज्ञानिक को भी रख सकती है, किसी प्रोफेसर को भी रख सकती है, किसी बड़े खिलाड़ी को भी इस सम्मान से विभूषित किया जा सकता है कि सरकार उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करे, प्रेसिडेंट उसका चुनाव करे। ये इस चीज़ की कोशिश है कि हमारे देश के डिसीजन मेकिंग सिस्टम में गैर नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के भी बड़े बड़े लोगों का रोल हो सकता है। अब अगला पॉइंट है पार्लियामेंट के फंक्शन के बारे में, जो है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कंट्रोल करना, गाइड करना और इन्फॉर्म करना। कंट्रोल करना, दिशा निर्देश देना और सूचित करना। द पार्लियामेंट while in session begins with a question hour. The question hour is an important mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government. तो हमारे संसद में अक्सर एक क्वेश्चन आवर होता है, प्रश्न काल होता है, जहाँ पर लोगों के कहने का मतलब है MPs के पास में ये पावर होता है कि वो सरकार की वर्किंग के बारे में सवाल उठा सकते हैं। किसी योजना के एग्जीक्यूशन में किस स्टेज पर रुका हुआ है, क्यों आगे नहीं बढ़ रही है, या कोई प्रॉब्लम है तो वो क्यों नहीं सॉल्व हो रही है, या वो वहाँ पर एक नया इशू भी रेज कर सकते हैं कि हमारी सरकार को इसके बारे में कदम उठाना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है जिसके जरिए
हमारी पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करती है। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स को कंट्रोल करने का मतलब है कि अलग अलग विभाग के जो मंत्री हैं वो अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं, या उनके काम करने की रफ्तार धीमी या तेज़ है। By asking questions, the government is alerted to its shortcomings and also comes to know the opinion of the people through their representatives in the parliament, that is the MPs। तो इसमें सरकार की कमियों को उजागर करने की बात होती है, या उसके बारे में लोगों का क्या रवैया है, लोगों के क्या विचार हैं, शिकायतें हैं, वो भी रखी जाती हैं, और उससे संबंधित मंत्रालय के लोगों को, उसके राज्य मंत्री को, उसके कैबिनेट मिनिस्टर को इस चीज़ का जवाब भी देना होता है। तो इसे हम अगर एक शब्द में ये कहें तो अपोजिशन पार्टी या किसी भी एमपी के द्वारा सरकार के ऊपर में सवाल पूछा जाता है कि ये काम कैसे हो रहा है, इसकी क्या प्रोग्रेस है, या जनता इस चीज़ को लेकर के खुश है या नहीं है। और जो भी हमारी सरकार की जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, अगर बात बड़ी हो तो प्राइम मिनिस्टर भी इसके बारे में जवाब देते हैं। आस्किंग क्वेश्चंस ऑफ द गवर्नमेंट इज ए क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। द ऑपोजिशन पार्टी प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज। तो अक्सर इसमें ऐसा होता है कि ऑपोजिशन पार्टी का, विपक्षी दल का बड़ा ही क्रिटिकल रोल होता है, और रोल होना भी चाहिए। मेरा खुद का भी ये मानना है कि देश में एक मजबूत लोकतंत्र के लिए संसद भवन में सत्ता पक्ष के अलावा एक मजबूत विपक्षी पक्ष का होना भी ज़रूरी है, ताकि वो सरकार की वर्किंग पर सवाल उठा सके। क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, विपक्ष के पास में सफिशिएंट सीट्स नहीं होंगी, बहुत ही कम संख्या वाली विपक्षी पार्टी होगी, तो ऐसे में थोड़ा सा इस चीज़ का डर है कि जो सरकार है, जो सरकार की सबसे लीडिंग पार्टी है, जिसकी सरकार चल रही है, उसके थोड़ा सा डिक्टेटरशिप की तरफ में जाने का डर रहता है। उसे किसी का डर ही नहीं होगा, उससे किसी बात की फियर ही नहीं होगी कि कोई उसकी वर्किंग पर सवाल उठा सकता है या नहीं। तो अक्सर ऐसा होता है कि विपक्षी दल सरकार के ऊपर में सवाल उठाते हैं। उसमें ऐसा भी होता है कि वो सरकार के चल रहे अलग अलग पॉलिसी और प्रोग्राम्स के बारे में भी सवाल उठाते हैं, या उसके विरोध में अपना पक्ष रखते हैं कि उसमें ये ड्रॉबैक्स हैं, इस तरह की शॉर्टकमिंग्स पाई गई हैं, जबकि विपक्षी पार्टी का मानना है कि ऐसा नहीं, ऐसे होना चाहिए था। इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ हम लोग पेज नंबर 38 में देख रहे हैं कि एक सैंपल है यहाँ पर। द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन द पार्लियामेंट, कि किस तरीके से पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये सवाल उठाया जा रहा है, और ये इसमें डेट जो है क्वेश्चन नंबर 2007 आंसर्ड ऑन 13 नवंबर 2007। टॉपिक इज जंक फूड फाउंड इन स्कूल्स। श्री सलाराप्पा टी कुपुस्वामी खारवेंटन, विल द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बी प्लीज टू स्टेट। अच्छा, इसमें सरकार के ऊपर में एक सवाल उठाया गया है कि वेदर द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR has asked all state governments to ban junk foods in schools and also for setting up of nutrition standards। तो इसमें ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या NCPCR जो एक संस्था है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, उसने सारी राज्य सरकारों को इस बारे में पूछा है कि स्कूलों में जंक फूड बैन होने चाहिए। जंक फूड आप समझ रहे होंगे ना, आप सभी बच्चों को जंक फूड टेस्ट में बड़े अच्छे लगते हैं। हालांकि ये जो जंक फूड होते हैं इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू कम से कम या ना के बराबर होता है, तो उसी को बैन करने की बात है। तो आगे हम लोग देख रहे हैं, इसमें पॉइंट B, C, D भी है, और नीचे उसका जो जवाब दिया गया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि नो सर,
A letter was issued to the states by National Commission for Protection of Child Rights to consider providing guidelines to schools to create a school nutrition policy, जिसमें ये बात कही गई है कि NCPCR के द्वारा गाइडलाइंस के तहत एक स्कूल न्यूट्रिशन पॉलिसी बनाई जाएगी. So in the above questions, what information is being sought from the Minister of Women and Child Development? आप सोच पा रहे हैं कि इसमें प्रश्न काल में जो ये सवाल उठाया गया है तो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से क्या सवाल पूछा जा रहा है. एंड इफ यू वेयर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लिस्ट 2 क्वेश्चन दैट वुड यू लाइक टू आस्क. ये एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है कि सपोज करो कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो और आज के समय में देश की जो स्थिति है तो आप कौन से 2 सवाल संसद भवन में उठाना चाहते हैं. मुझे लगता है आपके 2 सवालों में से एक सवाल तो कोरोना को लेकर के जरूर ही होता और दूसरा सवाल इस बारे में हो सकता था देश के एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि आगे सरकार क्या कैसे करने जा रही है, या अगला सेशन 2021-22 की पढ़ाई में कोरोना को लेकर के किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा या सरकार की स्ट्रेटजी क्या है. क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि 2020-21 के सेशन में 8-9 महीने की पढ़ाई तो स्कूलों में हो ही नहीं पाई. तो क्या सरकार ने इस चीज़ को लेकर के आगे तैयारी की है कि स्कूलों के द्वारा, गवर्नमेंट स्कूल्स के द्वारा भी ऑनलाइन एजुकेशन की कोई पॉलिसी या इसके एग्जीक्यूशन के बारे में कोई ठोस बात करेगी. खैर ये आपके सोचने के लिए है और यहाँ पर बस मैं ये चीज़ें इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि हमारा पार्लियामेंट कैसे काम करता है. ओके, सो द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड इज केप्ट ऑन इट्स टोज बाय द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द एमपीज. तो सरकार को समय समय पर अपने काम के बारे में फीडबैक भी मिलता है और उसे अलर्ट रहना होता है कि उसके सारे काम सही से चल रहे हों, तभी तो वो सवाल दे पाएगी, सवालों का जवाब दे पाएगी. In addition, in all matters dealing with finances, the Parliament's approval is crucial for the government. This is one of the several ways in which the Parliament controls, guides and informs the government. तो इस तरह के और भी रास्ते हैं जिसके जरिए देश में फाइनेंस को कंट्रोल किया जाता है और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट मामलों में, क्रूशियल मामलों में पार्लियामेंट का अप्रूवल ज़रूरी होता है. जैसे देश की सुरक्षा नीति के बारे में, लड़ाई की स्थिति हो, बजट की बात हो, तो पार्लियामेंट में उस चीज़ का अप्रूवल लेना होता है उस तरह का कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले. द MPs आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपुल, हैव ए सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट, एंड दिस इज ए की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. और हम लोग जानते हैं कि जो MP हैं ये हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के, नागरिकों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और इस तरीके से लोगों का भी एक रोल होता है कंट्रोल करने में, गाइड करने में या पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करने में. और इस तरीके से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन है भारत के लोकतंत्र सिस्टम का. तीसरा पॉइंट जो है फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट के बारे में है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ लॉ मेकिंग, नए कानून बनाना. लॉ मेकिंग इज़ ए सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट. वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर. तो ये एक बड़ा प्रोसेस है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि देश में, दुनिया में बदल रही सिचुएशंस के हिसाब से हर सरकार को समय समय पर नए कानून बनाने होते हैं. अभी जैसे आजकल आप लोगों ने ये देखा होगा कि कृषि कानून को लेकर के जो आंदोलन चल रहा है, तो कोई बात नहीं, लॉ मेकिंग के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. अब आगे है हु आर द पीपुल इन पार्लियामेंट. ठीक है, हम लोग इसमें इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हैं. पहला क्वेश्चन था व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है. दूसरा क्वेश्चन क्या था, याद है? दूसरा क्वेश्चन था व्हाई शुड पीपुल डिसाइड. उसके बाद आगे फिर हम लोगों ने देखा द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, और हम लोग कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पार्लियामेंट. और अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं
कि हु आर द पीपुल इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपुल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स। ये बड़ी अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर्स फ्रॉम मेनी रीजनल पार्टीज, ग्रुप्स एंड पीपुल्स that were till now represented are beginning to get elected to parliament। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी बात है कि लाइफ के अलग अलग स्फेयर से, अलग अलग जोन से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग चुन करके संसद में आएँ और अपनी बातें रख सकें। आप लोगों ने ये तो देखा ही होगा कि इंडिया इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ यूनिटी लिविंग अंडर द डाइवर्सिटी। तो भारत अनेकता में एकता की बातें करता है। यहाँ पर इतने सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जिनकी जलवायु अलग अलग है, लोगों का पहनावा अलग है, लाइफ स्टाइल अलग है, खाने पीने की चीज़ें अलग हैं, लैंग्वेजेस। हाँ, आप देख पा रहे होंगे कि हमारे देश में कितनी भाषाएं हैं। आप उत्तर में चले जाओ, आप दक्षिण में चले जाओ, तो दक्षिण में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर तमिल का, मलयालम का, इन भाषाओं की बहुलता है। कई जगहों पर हिंदी बहुत ही कम बोली जाती है और अगर उत्तर में चले जाएं, मध्य में चले जाएं तो वहाँ पर हिंदी बहुत ज़्यादा बोली जाती है ना। सो देयर हैज़ ऑल्सो बीन एन इंक्रीज इन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन फ्रॉम द दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेज। Let us look at the following table that shows the percentage of the population who voted in Lok Sabha elections in different years। तो हम लोगों को ये जान करके अच्छा महसूस करना चाहिए कि आजकल के समय में हमारी लोकसभा में दलित बैकग्राउंड से और बैकवर्ड क्लासेस से भी लोग चुन करके आ रहे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि देश में, संसद में लोगों का जो प्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेशन है, वो अच्छा हो रहा है। समाज के हर तबके से लोग चुन करके आ रहे हैं। तो पेज नंबर 39 पर एक चार्ट दिया गया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से दलित और बैकवर्ड क्लासेस के लोग हमारे यहाँ चुन करके आ रहे हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर ये भी दिखाने की कोशिश हो रही है कि अलग अलग चुनाव के सालों में कितने % लोगों का पार्टिसिपेशन रहा है। जैसे 1951-52 के चुनाव में 61% लोगों ने वोट दिया, 1967 में 61% लोगों ने दिया, 1971 में ये परसेंटेज थोड़ा सा लो है, 55.29। इसी तरीके से हम लोग देखते आ रहे हैं तो 2009 में है ये 58.19% और 2014 की बात करें तो ये परसेंटेज सबसे ज़्यादा दिख रहा है, that is 66.40%. It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of society. There is a realization that when interest and experiences separate us, it is important to ensure that communities that have been historically marginalized are given adequate representation. With this in mind, some seats are reserved in Parliament for SCs and STs. This has been done so that the MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interest in Parliament also. तो ये एक बहुत ही अच्छी बात रही है। और जैसा कि हम लोगों ने कहा कि चूंकि हमारे देश में एक बड़ी जनसंख्या दलित और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों की भी है, तो ऐसा ना हो कि ये लोग अपने आप को उपेक्षित महसूस करें या सरकार से कटे हुए महसूस करें। तो सरकार ने अपने संविधान में कुछ इस तरह का प्रावधान भी बनाया है जिसके जरिए इन्होंने देश में कुछ सीट के बारे में रिजर्वेशन रखा है कि वहाँ से जब भी चुनाव होगा तो SC ST कम्युनिटी के लोग ही चुने जाएंगे। वहाँ पर किसी और हाई क्लास लोगों को, ऊंची जाति के लोगों को या जो लोग SC ST नहीं हैं उनको वहाँ पर चुने जाने से मना किया गया है। उस सीट के बारे में रिजर्वेशन है कि वो एक सुरक्षित सीट है कि वहाँ से दलित या SC ST लोग ही चुने जाएंगे। और इसके ज़रिए ये इंश्योर करने की बात की गई है कि हमारे पार्लियामेंट में SC ST या दलित बैकवर्ड क्लास के लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो और वो अपनी बातें वहाँ पर अच्छे से रख सकें।
उनकी भी पूरी पूरी भागीदारी हो। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women also. तो अभी पीछे के सालों में ये भी आवाज़ उठ रही है कि हमारे देश के संसद में महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। एंड आई ऑल्सो सपोर्ट द रीजन। मैं भी इस चीज़ का समर्थन करता हूँ, क्योंकि जब हम देश की जनसंख्या की बात करें और महिलाओं को बराबर का हक देने की बात करें, तो क्यों न उनके लिए भी लगभग 50% सीटें, 45% सीट्स संसद की महिलाओं के लिए रिजर्व रखी जाएं। दिस इशू इज स्टिल बीइंग डिबेटेड। 60 years ago only 4% of MPs were women and today it is just above 9%। ये बहुत सोचने की बात है और ये बताया जा रहा है कि ये मुद्दा हालांकि अभी भी तय नहीं हुआ है कि कितना % सीट महिलाओं के लिए रिजर्व रखा जाएगा पार्लियामेंट में। साथ में ये भी बात है कि हम लोग देख पा रहे हैं कि 60 साल पहले हमारे देश की संसद में मात्र 4% महिलाओं का MP के रूप में चुना जाता था, और आजकल के समय में भी ये जो % है 9% है, 10% से भी कम है। दिस इज ए स्मॉल शेयर, वेरी स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वुमेन। तो मैंने कहा ना कि ये सोचने की बात है कि जब हम कहते हैं कि हमारे देश की आधी जनसंख्या महिलाओं की है, तो इसमें से 30-40% महिलाओं को तो MP होना ही चाहिए। It is issues of this kind that force the country to ask certain difficult and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough। तो इसी बातों को ध्यान में रखते हुए ये बात उठती है और कई बार ये मुश्किल होता है कि क्या हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, जनता को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, क्या ये काफ़ी है, क्या ये सफिशिएंट है। द फैक्ट दैट वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस एंड आर वर्किंग टुवार्ड्स आंसर इज ए रिफ्लेक्शंस ऑफ द स्ट्रेंथ एंड द फेथ दैट पीपल इन इंडिया हैव इन ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और लेकिन इसके साथ साथ में ये भी बात है कि ये इस चीज़ का संकेत भी है कि हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है सरकार चलाने की, इसमें लोगों का विश्वास है और लोगों को इसमें कहीं ना कहीं अपनी ताकत का एहसास होता है। क्यों ताकत का एहसास होता है? क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सरकार होती है वो लोगों के द्वारा ही चुनी हुई होती है, और यहाँ पर किसी भी तरह के डिसीजन मेकिंग में आम लोगों का, नागरिकों का रोल होता है। भले ही ये रोल इनडायरेक्ट होता है, लेकिन रोल तो होता ही होता है। यहाँ हम लोग ग्लॉसरी में कुछ टर्म्स देख पा रहे हैं और ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये टर्म्स आप लोग समझ पा रहे होंगे। अप्रूवल, कोलिशन, अनरिजॉल्व। तो बाकी के इस कुल मिलाकर के 3 टर्म में से एक ही टर्म है कोलिशन, जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। तो कोलिशन है क्या? इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसके संदर्भ में कोलिशन का मतलब क्या है? कोलिशन का मतलब है ए टेम्पररी अलायंस ऑफ ग्रुप्स और पार्टीज। इन दिस चैप्टर इट रेफर्स टू द अलायंस फॉर्म बाय पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर इलेक्शंस व्हेन नो पार्टी हैज़ बीन एबल टू गेट एडेक्वेट सीट्स टू फॉर्म ए क्लियर मेजोरिटी। तो बिल्कुल साफ साफ बताया गया है कि ये एक टेम्पररी अलायंस होता है, एक टेम्पररी ग्रुप होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, जो अक्सर चुनाव जीतने के बाद बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ये तब बनाया जाता है जब चुनाव के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें किसी एक बड़ी पार्टी का किसी एक बड़ी पार्टी के पास में मेजोरिटी नहीं होती, 272 से ज़्यादा सीट्स नहीं होती, और उसे अपनी स्टाइली 272 की संख्या को पूरा करने के लिए कुछ और लोगों के समर्थन की ज़रूरत होती है, कुछ और MPs के समर्थन की ज़रूरत होती है। तो जितनी ज़्यादा सीट्स की ज़रूरत होगी हो सकता है उसे एक से ज़्यादा कोalition पार्टी की भी ज़रूरत पड़े, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। हम लोग आगे फिर से आपका सिविक्स का, पॉलिटिकल सिस्टम का और भी चैप्टर कवर करेंगे, और ये चैप्टर था आपकी किताब सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जो कि CBSE के बच्चों के लिए है, CBSE के क्लास
8th के बच्चों के लिए है। और हम लोगों ने आपका ये चैप्टर डिस्कस किया जिसका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग था और सचमुच ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये था चैप्टर नंबर 3, व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट, हमें संसद की ज़रूरत क्यों है। ओके, तो आखिर में मैं आप सब बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये चैनल है न्यू एज कोचिंग। इसमें एक एक करके मैं आपके लिए सोशल स्टडीज़, साइंस, इंग्लिश, हिंदी और इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर कवर करूँगा जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। और वैसे भी जब कभी आपको किताब में आंख लगाने की दिक्कत आ रही हो, किताबें पढ़ने का जी ना कर रहा हो, तो आप मेरे लेक्चर्स को ऑडियो लेक्चर की तरह भी सुन सकते हैं। ये आपकी रिवीजन में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके साथ ही कंक्लूड करते हैं। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।